आपको सिलेबस पता होगा, हर बच्चा जानता है जो सीडीएस के एग्जाम में बैठेगा। पीवाईक्यूज जरूरी है आपके लिए, आपको बराबर लगे रहना है। आप जो पीछे पढ़ चुके हैं उनका रिवीजन होना चाहिए। होमोफोन्स ने सरप्राइज कर दिया था। देखो, वर्दी तो सबको चाहिए होती है, वर्दी का सपना सब देखते हैं, लेकिन सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो उस वर्दी को पाने के लिए पूरी तरह से दिन रात मेहनत करते हैं। और आपकी मेहनत में अब एक चीज और जोड़ने जा रहे हैं जो है स्ट्रेटेजी। यानी अगर आप सोचते होंगे कि मैं बस ऐसे ही पढ़ता रहूंगा, मेरा काम हो जाएगा, मुझे वर्दी मिल जाएगी, मेरा सीडीएस जैसा एग्जाम क्लियर हो जाएगा, तो थोड़ा सा अपने आप को रोक लीजिए, क्योंकि ऐसा जनरली होता नहीं है। हम आपके साथ आपके लिए स्ट्रेटेजी लेके आए हैं जो बहुत यूनिक है, और अगर आप इसको परस्यू करते, इसको फॉलो करेंगे, तो गारंटी के साथ कहता हूं जो आपने सपना देखा होगा वो आपका पूरा होगा। तो सीडीएस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, कब होता है, कैसे होता है, ये सारी चीजें आपको जानकारी होगी। और अभी आपने देखा कि नोटिफिकेशन भी आ चुका है, और ज्यादा से ज्यादा 2 से ढाई महीने के बाद ही तो इसके एग्जाम्स होते हैं। आपको पता होगा एनडीए के साथ भी ऐसा ही है, दोनों ही कमीशन वैकेंसी है, यानी यूपीएससी इसको कंडक्ट कराता है। बाकी सारी बातें आप जानते हैं क्योंकि आप ग्रेजुएट लेवल में, और आपको पता होना चाहिए जो एक बच्चा ग्रेजुएट लेवल में होता है उसको इन सारी चीजों के बारे में पता जरूर होता है। और फिर सीडीएस करने वाला, सीडीएस की क्लास करने वाला, सीडीएस की तैयारी करने वाला बच्चा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसको पता ना हो सारी चीजें। लेकिन आपकी तैयारी में हम और एक चीज एक्स्ट्रा डालेंगे और आपके लिए वर्दी की तैयारी हम आपके लिए करवा देंगे। चलिए कैसे करते हैं समझिएगा बात को। सबसे पहले अबाउट सीडीएस एग्जाम की बात करते हैं। इसमें सबसे पहला जो नंबर आता है वो होता है हमारा नेम ऑफ द सब्जेक्ट की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। नेम ऑफ द सब्जेक्ट में क्या है, टोटल ड्यूरेशन आपको पता होगी। टोटल ड्यूरेशन होती है 2 घंटे की, नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 120, और सीडीएस का टोटल मार्क्स जो होता है वो 100 नंबर का होता है, समझिएगा। बाकी फिर आपके सामने जनरल नॉलेज, एलिमेंट्री मैथ, ये सब चीजें। लेकिन पहला पेपर होता है इंग्लिश का, जिसमें सोचिए 120 क्वेश्चन होते होंगे, तो सोचिए कि उसका लेवल कितना ब्रॉड होता होगा ना। अब इन्हीं तैयारियों को पूरा करने के लिए तो हम आपके साथ हैं। हमने आपके लिए एक प्लान बनाया है, और माई या आवर प्लान वर्क्स, कंफर्म है कि हाँ हमारा प्लान काम करता है। कैसे करता है ये भी देखिए आप। आपको सिलेबस पता होगा, हर बच्चा जानता है जो सीडीएस के एग्जाम में बैठेगा। मुझे नहीं लगता, आई डोंट थिंक सो, कि कोई बच्चा ऐसा कह दे कि उसे सिलेबस नहीं पता। और अगर नहीं पता तो उस बच्चे के लिए यहां पर मैंने रख दिया है, बता दिया क्या है कि कॉम्प्रिहेंशन पैसेज होगा, नो डाउट होगा। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स होंगे 100%। फिल इन द ब्लैंक्स होता है, एरर स्पॉटिंग होता है, और एरर स्पॉटिंग के बारे में तो मैं क्या कहूँ, ग्रामर पढ़ना पड़ेगा आपको। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, जम्बल्ड सेंटेंस, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वोकैबुलरी, ग्रामर एंड यूजेस, पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए सारी बातें, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ग्रामर एंड यूजेस, वही बातें हैं, थोड़ा अलग अलग तरीके से बताने की कोशिश है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस, और लास्ट में आता है क्लोज टेस्ट। देखिए बहुत बड़ा सरप्राइज इस बार यूपीएससी ने हमें दिया एनडीए से, क्या करके कि उन्होंने प्रीपोजिशन की जगह रखा नरेशन को। यानी नरेशन अगर आ गया है तो आप इस चीज़ से मत सोचिएगा कि बहुत जल्दी ही हमारे सामने वॉइस नहीं आएगा। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस के भी आने के चांसेस बन चुके हैं, और तैयारी पे अपना फोकस रखिए, क्योंकि आप बिल्कुल इस चीज़ को अवॉइड नहीं कर सकते। बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ हुई थी लास्ट 2 मंथ पहले, आपको पता होगा कि नरेशन जैसी चीज़ आपसे पूछ ली गई। आप नरेशन को हल्के में वैसे भी नहीं ले सकते, आपको पता होना चाहिए। पहले सीजीएल का जो मेंस होता था ना, उसमें 200 नंबर की इंग्लिश में आपको पता होना चाहिए कम से कम 100 क्वेश्चन, 100 में से 50 क्वेश्चन जो होते थे वो नरेशन के और वॉइस के होते थे। तो ऐसा नहीं कि इसे आप थोड़ा सा छोटा मान लें, इजी मान लें और आगे बढ़ जाएं, ऐसा नहीं करना है। इन सारी चीज़ों के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं, ध्यान देना है और अपनी स्ट्रेटेजी बनाए रखना है। चलो सबसे पहली बात यहाँ पर आपके सामने, पीवाईक्यूज जरूरी है आपके लिए, ये याद रखिएगा। गेटिंग कंफर्टेबल विद लैंग्वेज, सबसे बड़ी बात कि आपको पीवाईक्यूज भी तैयार करने हैं। और दूसरी बात, आप जिस लैंग्वेज में, मतलब आप देखिए बाइलिंगुअल भी होती है, किताबें बहुत होती हैं, जो भी आपको अच्छी लगे पहली बात उसको लीजिए, और पीवाईक्यूज जरूर सॉल्व करिए।
जरूर सॉल्व करें, जितना हो सकता है उतना करें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये ग्रेजुएट लड़का या ग्रेजुएशन में पढ़ने वाला बच्चा जो होता है उसे हम ये समझाएं कि भैया पढ़ो, एग्ज़ाम आ गया है। ये बच्चा ऑलरेडी समझ चुका होता है कि बिना पढ़े हमें जो वर्दी का हमने ख्वाब देखा है ये पूरा हो ही नहीं सकता है ना। उसके बाद कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए, ये भी एकदम क्लियर है। आप जो भी पढ़ें बड़े ही कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ें, डू नॉट ट्राई टू मग अप, है ना। आपको इसे रटने की कोशिश भी नहीं करनी है, आप बस कॉन्सेप्चुअल बन जाइए। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना तो आप आज नहीं तो कल आपको एक दिन जरूर सक्सेस मिल जाएगी, कोई डाउट नहीं होगा इसमें। उसके बाद टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, वो भी आपको पता है कि अगर नाउन है तो इसके एमसीक्यूज करिए, अगर प्रोनाउन है तो उसके एमसीक्यूज करिए। आप पीवाईक्यूज की बात करते हैं, आप रीअरेंजमेंट की बात करते हैं, आप क्लोज टेस्ट की बात करते हैं, जिसकी भी बात करते हैं उसके टॉपिक वाइज एमसीक्यूज सॉल्व होने चाहिए। और ये जिम्मेदारी बनती है, आप जिम्मेदार देश के जिम्मेदार नागरिक हैं और आप अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते, जैसे हम नहीं भाग रहे हैं। हम आपको पूरी जिम्मेदारी से कहते हैं कि हम आपका साथ देंगे, बस आप लगे रहिए, आप मत भागिए। उसके बाद आता है रिवीजन। ऑब्वियस सी बात है, हमें टाइम टू टाइम अगर हम वोकैबुलरी सॉल्व कर रहे हैं, वोकैबुलरी पे फोकस कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप जो पीछे की चीज़ें हैं, ग्रामर बेस्ड जो है चीज़ें, उनको आप भूल जाइए, ऐसा नहीं करना। रिवीजन उनका भी होना चाहिए, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। लास्ट में आता है मॉक टेस्ट होता है, आपको पता ही है, बिना मॉक टेस्ट के सारी कहानी बेकार है, बर्बाद है। होता है ना ऐसा कि बंदूक चलाना सीख लिए लेकिन चलाएंगे कहाँ, तो चलाना हमें कहाँ पर है, मॉक टेस्ट पर। फिर फाइनली तो दुश्मन के पास हमें आके सीधे से क्या करना है, शूट कर देना है ना। तो कहने का मतलब ये है, हमें सब कुछ आता है, हमने सब कुछ पढ़ा है, लेकिन अगर हमें उन चीज़ों का, उन रूल्स का इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं पता, इम्प्लीमेंट कहाँ करना है पता ही नहीं है, तो फिर चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। तो मैं चाहता हूँ कि आप मॉक टेस्ट भी 1 या 2 जितना आप कर पाओ उतना करो, लेकिन हाँ ये नहीं कि मॉक टेस्ट करने लगे तो हमने कहा सर क्या मतलब रिवीजन का, अब क्या मतलब है सर किस चीज़ का, वोकैबुलरी कौन याद करे, नहीं का, ये काम नहीं करना है। मॉक टेस्ट करिए, बाकी पढ़ाई पर अपने पूरा फोकस रखिए। दिन और रात में थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट कर लीजिए, क्योंकि आपके सामने आपका जो जनरल अवेयरनेस है, एलिमेंट्री मैथ है, वो भी तो है ना। अब उस पर भी तो फोकस करना है, तो कुछ नहीं करना, सुबह 2 घंटे, शाम को 2 घंटे, 2-2 घंटे में एक बराबर काम हो जाएगा, इससे ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं। और मैं कहता हूं क्योंकि थोड़ा सा ज़रूरी है, 120 क्वेश्चन आते हैं, तो सुबह 3 घंटे, रात में 3 घंटे, बस काम हो जाना है आपका। और अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीज़ें करिए, और ये नहीं कि बस अलग अलग कर लिया तो अब काम हो गया, ऐसा नहीं करना। पहले जो हमने सुबह पढ़ा है, रात वाला जो हमारा टॉपिक है उसको शुरू करने से पहले हम सुबह वाले को थोड़ा सा एक बार बर्ड्स आई व्यू यानी सरसरी नज़र से देख लेते हैं। और अगर हम अगले दिन फिर सुबह बैठते हैं तो रात वाला जो पढ़ा है उसको एक बार देख लेते हैं। यानी ऐसा नहीं करना कि आज पढ़ रहे हैं, कल पढ़ नहीं रहे, फिर नया पढ़ने लगे, फिर नया पढ़ने लगे, फिर इस तरह से तो चीज़ें आप भूलते जाएंगे। और अगर भूलते जाएंगे तो फिर चीज़ें सब कुछ गड़बड़ हो जाएगी, सारा सिस्टम बेकार हो जाएगा जो आपका बना हुआ है। तो आपको ये काम नहीं करना है, आपको बराबर लगे रहना है। आप जो पीछे पढ़ चुके हैं उनका रिवीजन होना चाहिए, जो पढ़े हुए हैं अगले दिन भी उसका रिवीजन होना चाहिए, भूलना नहीं है। कुल मिला के कहने का मतलब भूलना नहीं है, चाहे जो हो जाए। और ये देखिए सारा वेटेज आपके सामने है। सबसे पहले करेक्ट एप्लीकेशन ऑफ वर्ड की बात हो रही है, 5 नंबर का था, ये 5 क्वेश्चन आए थे। सेंटेंस फिलर या फिल इन द ब्लैंक्स 5 हुआ था। होमोफोन्स ने सरप्राइज कर दिया था। होमोफोन्स अभी तक 1 आता था, नहीं आता था, इस बार 5 आए हैं। सोचिए 5 आए हैं, है ना। उसके बाद करेक्ट यूजेस ऑफ वर्ड, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग था हमारा ये पार्ट जो था, है ना। एक तरफ हमारे वर्ड दिए थे, एक तरफ पार्ट्स ऑफ स्पीच दी थी, और उसको मैच द फॉलोइंग करना था, ये भी आपको पता है। उसके बाद रिलेशन बिटवीन वन एंड सेकेंड सेंटेंस स्टेटमेंट, ये भी तो था, 10 क्वेश्चन ये आए थे। ऑर्डरिंग वर्ड ऑफ इन अ सेंटेंस 10 क्वेश्चन ये आए थे। सेंटेंस फिलर 5 आया था। ईडियम्स एंड प्रोवर्ब्स कहते हैं आप, 10 आया था। सेंटेंस इंप्रूवमेंट जो था वो भी आपका 10 आया था। स्पॉटिंग एरर 10 था। आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्ड, यही है आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्ड, है ना। जो इधर वर्ड दिए हैं, इधर नाउन प्रोनाउन दिया है, पहचानना है और बनाना है। और सोचो कितना आया था, 10 आया था। सोचो कितनी बड़ी चीज़ है। अब ये बिना कॉन्सेप्ट के क्लियर हो सकता है क्या? अब हमें पता है कि ANCY आएगा तो वो हमारा नाउन ही होगा।
लेकिन ISH आएगा तो वो एडजेक्टिव होगा। अब इन चीज़ों को करने के लिए आपको फॉर्मेशन ऑफ द वर्ड पता होने चाहिए, फॉर्मेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच पता होनी चाहिए, है ना। उसके बाद आता है क्लोज टेस्ट, जो आपके 10 नंबर का आया, 10 क्वेश्चन आए थे। ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस 10 क्वेश्चन आए थे। मैच लिस्ट यानी करेक्ट मीनिंग और करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ अ वर्ड, ये भी 10 आए थे, यानी टोटल 120 थे। अब आप ये नहीं कह सकते हैं कि यहाँ कुछ छूटा है। हाँ, छूटा क्या है, जैसे नरेशन नहीं आया, वॉइस नहीं आया। आपको पता होगा ना, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए इडियम एंड फ्रेजेस पूछे गए थे लेकिन नरेशन और वॉइस नहीं आया था। मैं इसी की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। एंटोनिम सिनोनिम से भी क्वेश्चन पूछे कम गए थे या नहीं पूछे गए थे, ये भी आप कह सकते हैं। तो आपको ग्रामर पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि ग्रामर पर फोकस नहीं करेंगे तो चीज़ें आपके लिए गड़बड़ होंगी। ठीक है, तो ग्रामर पे ज़्यादा फोकस करना है। इसके अलावा ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, हम तो आपके साथ हैं ही, है ना। तो ये पूरा प्लान है, पूरा प्लान सिर्फ एक ही चीज़ का है, पढ़ना है सुबह और रात में। दिन भर आप अपना GS या GK जो भी है वो पढ़िए, लेकिन आपको अगर पढ़ना है तो बिल्कुल उसको चीज़ लेके चलनी। सुबह आप सुबह 4 बजे उठिए, 5 बजे उठिए और उठ के अपना सारी चीज़ें करने के बाद बैठिए और 2 घंटे 3 घंटे तक शुरू से चीज़ें पढ़िए। कोई भी चीज़ कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। और जिस दिन ये दिमाग में चलने लगा ना, क्योंकि मान लीजिए आपने ग्रामर पढ़ लिया, अब पूरे दिन में आप GS पढ़ रहे हैं, लेकिन अचानक से आपके दिमाग में एक बात आई, यार वो क्या था जो मैंने पढ़ा था, उसमें कुछ आपको बार बार वो स्टक कर रहा है ना, तो आपको तुरंत कुछ नहीं करना। स्टडी टेबल होता है, बगल में किताब है, खोल के उसको देख लो, वो हमेशा क्लियर रहेगा। इसी तरह से रात में जब आप पढ़ने बैठिए तो पहले सुबह वाला रिवीजन होना चाहिए, उसके बाद रात का पढ़िए। और रात वाला जो पढ़ा है वो सुबह जब बैठने से पहले, सुबह जब आप अपना बैठने के लिए तैयार हो गए कि हाँ पढ़ना है, तो रात वाली चीज़ को एक बार रिवाइज करिए। रटने की कोशिश मत करिए, बात बहुत क्लियर है। और अगर आप जैसे सोचते ना कि हमें एंटोनिम सिनोनिम्स नहीं याद होता, याद कैसे नहीं होता, मैं बता देता हूँ, क्योंकि आप उसको रट्टा मारते हैं। आप याद कहाँ करते हैं? याद करने की चीज़ें नहीं है, समझने की चीज़ें हैं। और अगर कोई बंदा चाहता है कि उसे एंटोनिम सिनोनिम जैसी चीज़ों से छुटकारा मिल जाए, तो आज के बाद से ये मेरी ज़बान याद रखना और जो बोल रहा हूँ वो बहुत ध्यान से सुनना। रूट वर्ड तैयार कर लो। अगर रूट वर्ड एक बार तैयार हो गया ना, तो फिर ये एंटोनिम सिनोनिम वन वर्ड जैसी चीज़ें ना बहुत हल्की लगने लगेंगी, धुआं धुआं हो जाएंगी ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो आई होप एंड आई विश कि आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे, आप इस प्लान को फॉलो करेंगे। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।